हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूँ, वायरस एंड एंटीवायरस। ठीक है ना। आज मैं आपको वायरस और एंटीवायरस बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बेसिक लेवल या ग्रॉस रूट से हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले, पढ़ाने से पहले, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। इसमें ये जो वीडियो हमारा होगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे हमने सॉफ्टवेयर्स भी, सिस्टम एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ताकि हमारा जो वीडियो हो बिल्कुल कन्फाइंड हो, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो वायरस और एंटीवायरस के बारे में बिल्कुल इन्हीं दो चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा वीडियो होगा उसमें सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसमें, जैसे ट्रैप डोर हो गया, लॉजिक गेट्स आपने देखा, या स्पूफिंग हो गया, ठीक है ना, या फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, या डीओएस अटैक हो गया, ठीक है ना, लॉजिक बॉम्ब हो गए। ये सारे जितने भी पॉइंट्स आपने मतलब या कहीं पे देखे होंगे या किसी भी चैनल में देखे होंगे, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स जितने भी है इनको हम उसी में ये पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यानी सिक्योरिटी जो हमारा होगा, लेक्चर होगा, उसी में ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे केवल हम वायरस और एंटीवायरस के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको वायरस और एंटीवायरस को डिटेल में पढ़ाने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि सिक्योरिटी में ही इन चीज़ों को पढ़ा लें, ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो वायरस की फुल फॉर्म अगर हम देख लें, पहले मैं आपको बताऊं, एक ओवरव्यू दे देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड से ना हो तो शायद उनके लिए दिक्कत हो कि वायरस का मतलब क्या है, एंटीवायरस। तो मैं आपको समझा दूं कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल कोविड-19 चल रहा है, वो भी एक वायरस ही है, ठीक है ना। बिल्कुल। वो करता क्या है वायरस कोविड-19, मान लो वो एक हार्मफुल चीज़ है, ठीक है ना। एक हार्मफुल चीज़ है जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। वायरस क्या करता है, वो कोविड-19 क्या करता है, वो जैसी एक आदमी में होता है जो इन्फेक्टेड होता है, जिसको लग चुका होता है, अगर वो किसी और के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आता है तो वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है ना। यानी वो वायरस उस इंसान में भी जैसे ही पहुंचता है तो उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो यानी किसी दूसरे इंसान ये कोविड-19 किसी दूसरे इंसान तक नहीं पहुंच सकता है जब तक ना उसमें कोई होस्ट होगा, यानी जब तक ना कोई इसको कैरी करेगा, ठीक है ना, जब तक ना फिजिकल कांटेक्ट होगा। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं उसके लिए, तो ओबियसली वैक्सीन तो बनेगा ही, ठीक है ना, वैक्सीन तो बनेगा ही। अब जो वो वैक्सीन है, बिल्कुल सपोज़ यहाँ पे कंप्यूटर में भी बिल्कुल आप वही याद रख लीजिए, ह्यूमन वाला कहानी आप याद रख लीजिए कि यहाँ पे भी वायरस बिल्कुल वैसा ही है, वही बीमारी है, ठीक है ना। लेकिन ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक प्रोग्राम होता है या कोड होता है। यानी मशीनों में अगर आप जैसे आपकी जो कंप्यूटर हो गई, मतलब सॉफ्टवेयर की बनाओ तो हार्डवेयर ही है, ठीक है ना। उसमें अगर वायरस चला गया तो वो कैसे चलता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म नहीं जाता है, वो बिल्कुल एक कोड की तरह जाता है, ठीक है ना। एक एक प्रोग्राम की तरह जाता है। ये बिल्कुल एक प्रोग्राम ही होता है या कोड ही होता है, और जो आपके सिस्टम को ख़राब करता है। जैसे कोविड-19 जैसे वायरस ह्यूमंस में मतलब नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर्स में वायरस नुकसान पहुंचाता है। अब इसके लिए क्या चाहिए, वैक्सीन तो चाहिए ही। तो यहाँ पे वैक्सीन एंटीवायरस होता है, उसको हम एंटीवायरस कहते हैं। बहुत सारे बुक्स में अगर आपने देखा होगा, एंटीवायरस का दूसरा नाम भी वैक्सीन ही कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर्स की दुनिया में भी एंटीवायरस को वैक्सीन ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। वायरस की बात अगर हम करें, अगर इसकी फुल फॉर्म या डेफिनेशन की बात हम करें, फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, वी का मतलब होता है वाइटल, आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, और आर का मतलब है रिसोर्सेज, एंड एस का मतलब होता है सीज। यानी वाइटल, इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज फॉर सीज, ठीक है ना। तो ये हो गई वायरस की डेफिनेशन या वायरस की फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए, अगर ग्रास रूट से स्टार्ट करें हम, अगर हिस्ट्री से स्टार्ट करें हम, ये वायरस का कंसेप्ट आया कहाँ से। एक्चुअली क्या था कि हंगेरियन साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन वॉन न्यूमान, ठीक है ना, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गई है, जे यहाँ पे लिखना आप जॉन वॉन न्यूमान। इसने एक बुक पब्लिश की थी, ठीक है ना। वो उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था थ्योरी ऑफ सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा, ठीक है ना। उस बुक का नाम था थ्योरी ऑफ सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा। तो इसने इस थ्योरी में क्या कहा था, अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा कि बुक में क्या लिखा था, लेकिन थ्योरी ऑफ सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा क्या कहता है कि यानी एक चीज़
वो कैसे अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, यानी अपने आप को कैसी वो कॉपीज़ बना लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चलता है कि वायरस का कंसेप्ट कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ है, ठीक है ना। यानी वायरस का कंसेप्ट कहाँ से दिया, एक साइंटिस्ट ने दिया था, यानी किसके ज़रिए, उसने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा, ठीक है ना। तो चलिए, अब वायरस की जो टर्म है, यानी जो वायरस की टर्म है, जैसे कंप्यूटर की टर्म किसने दी थी, ठीक है ना, या फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, तो बिल्कुल वैसी वायरस की जो टर्म थी ये किसने दी थी, ये फ्रेड कोहेन ने दी थी, ठीक है ना। कब दी थी, 1985। ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, फ्रेड कोहेन ने 1985 में टर्म इंट्रोड्यूस की थी। अब जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मतलब कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे, सब लोगों को पता है कि मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर, ठीक है ना। लेकिन वो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नहीं होता है, वो नेटवर्क वायरस होता है, ठीक है ना। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कुछ कोई और होता है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो था वो कोई और था, लेकिन फर्स्ट नेटवर्क वायरस कौन था, क्रीपर था। यहाँ पे गलती नहीं करना, ये कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये नैटवर्क वायरस है, ठीक है ना, वो क्रीपर था। और वो क्रीपर कहाँ पे देखा गया था, मैं आपको बता दूं कि यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक हेडक्वार्टर बनाया था, ठीक है ना, और उसका नाम उन्होंने रखा था आरपानेट, ठीक है ना। आरपानेट, एक आरपानेट था का एक हेडक्वार्टर था इंटेलिजेंस का, ठीक है ना, यूएस मिलिट्री का। और उसका नाम क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क, यानी ए का मतलब एडवांस, आर का मतलब रिसर्च, प्रोजेक्ट, पी का मतलब प्रोजेक्ट, एंड एन का मतलब नेटवर्क, ठीक है ना, नेट का मतलब नेटवर्क। 1970 में दिया था इन्होंने। तो वहाँ पे जो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था, वहाँ पे किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था, डेक यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। इस कंपनी का लैपटॉप, या सॉरी ये कह सकते हैं इस कंपनी का सिस्टम जो यूज़ किया जाता था उसका नाम था PDP-10, ठीक है ना, यानी PDP-10। और उस PDP-10 में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम, 10X। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि नेटवर्क वायरस जो क्रीपर था वो आरपानेट में देखा गया था 1970 में, और किस वाले कंप्यूटर में, PDP-10 में, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किस कौन था, 10X, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए उनको समझाने के लिए, ठीक है ना, मैं ये चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। 10X, जैसे आप अपना लैपटॉप ले आते हो, तो आप ले आते हो आज HP या डेल या एप्पल, ठीक है ना, तो बिल्कुल वहाँ पे कौन था, PDP-10। और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल कौन चल रहा है, जैसे विंडो 10 चल रहा है, विंडो 8 चल रहा है, विंडो 7 चल रहा है, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही उस टाइम 10X का यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। तो चलिए, अगर हम एंटीवायरस की बात करें, एंटीवायरस जो इसके लिए बनाया गया था उसका नाम था रीपर, ठीक है ना। कुछ बुक्स में दिया हुआ है द रीपर और रीपर, ठीक है ना, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। और किसने इंट्रोड्यूस किया था या किसने इन्वेंट किया था, उसका नाम था बॉब थॉमस, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो रीपर था, ये जो क्रीपर था, वायरस क्रीपर था, और इसके लिए एंटीवायरस या इसके लिए वैक्सीन कौन था, उसका नाम था द रीपर, ठीक है ना, द रीपर। यहाँ पे गलती नहीं करना, क्रीपर वायरस है, एंटीवायरस क्या है इसका, रीपर, द रीपर। तो ये जो वायरस क्रीपर था, जैसे ही आपके लैपटॉप में या जैसे ही आपके सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ही ये सिस्टम में एंटर हो जाता था सिस्टम में, तो आप ये ऑब्वियसली ये किसी फाइल के साथ आता था। जब भी किसी फाइल के साथ आता था, जब वो फाइल आप ओपन करते थे, वो फाइल उसमें जो भी आपके लिए कोई मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो ओपन नहीं होती थी। उसके बजाय क्या ओपन होती थी, क्योंकि वो वायरस इन्फेक्टेड फाइल थी, तो वहाँ पे ओपन होती थी आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है, मतलब शो किया स्क्रीन पे शो होता है आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन, ठीक है ना। तो बिल्कुल वायरस मतलब उसने, मतलब जो प्रोग्रामर था क्रीपर का, ऐसे कह सकते हैं हम, तो उसने यही कोड मतलब यहाँ पे लिखा था अपनी मैसेज आगे पहुँचाने के लिए। तो उसने एक ऐसा मतलब बनाया था कि आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन। अब फर्स्ट PC वायरस जो था मतलब पर्सनल कंप्यूटर वायरस जो था, उसका नाम था एल क्लोनर, ठीक है ना। यहाँ पे आप याद रख लीजिए, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था एल क्लोनर, ना कि क्रीपर। अब जो फर्स्ट नेटवर्क वायरस था वही क्रीपर था, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब जो फर्स्ट लाइनेक्स वायरस था, ठीक है ना, अब लिनक्स जो था ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, तो उसका जो पहला वायरस था ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्होंने या सॉफ्टवेयर्स में इन्होंने देखा, एक्चुअली ये वायरस किसी ने बैड इंटेंशन के लिए नहीं बनाया था, ठीक है ना। यहाँ पे आप याद रख लीजिए, ये वाला वायरस बैड इंटेंशन के लिए नहीं बनाया था। ये बिस, जिसका नाम है बिस 1997, ये रिसर्च ने
रिसर्चर्स या प्रोग्रामर्स ने बनाया था, यानी मिल के बनाया था, वो ये एक्चुअली जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इन सॉफ्टवेयर्स में, मतलब लाइनक्स जैसे हो गया, क्या इनमें भी ये वायरस अटैक कर सकता है कि नहीं, यानी फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए या फ्यूचर सेफ्टी के लिए उन्होंने ये खुद से ही बनाया और उसका नाम रखा था बिस 1997। ठीक है ना। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मालवेयर की बात करें हम, जैसे मालवेयर, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मालवेयर क्या है, वायरस क्या है। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि मालवेयर जो है एक वायरस, जो या वायरस आप पढ़ लो या वॉर्म पढ़ लो या ट्रोजन पढ़ लो, सारे मालवेयर्स ही है। ठीक है ना। अब ये मालवेयर है क्या? मालवेयर एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर की बात अगर हम करें, MALWARE, ठीक है ना, WARE। माल का मतलब है मैलिशियस और वेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। यानी ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैलिशियस है। मैलिशियस मतलब जो आपको तंग करता हो, यानी जो आपके खिलाफ काम करता हो। ठीक है ना। जो आप चाहते हो वो ना करे। ठीक है ना। एक तरीके से हम कह सकते हैं वो वाला सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। ठीक है ना। जो हमें नुकसान पहुंचाता हो, हमें नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता हो, या जो यूज़र, जो उस पर वो जो यूज़र है उसको दिक्कत होती है, परेशानी होती है इसकी वजह से, तो ओब्वियसली उसमें सारे आते हैं। वायरस भी, वो भी तो परेशानी करता है, वॉर्म भी, वो भी तो परेशानी करता है। जैसे ट्रोजन हो गया, वो सारे क्या है, उनकी बैड इंटेंशन है। ठीक है ना। उनकी नीयत ख़राब है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कह सकते हैं, हो सकता है अगर आपके एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है ना, हो सकता है कि उसने मतलब इस चीज़ पे ध्यान दिया, क्या वायरस मालवेयर हो सकता है? ओब्वियसली हो सकता है। क्या मालवेयर वायरस हो सकता है? यानी ऑल मालवेयर्स आर नॉट वायरसेस बट ऑल वायरसेस आर मालवेयर्स। जितने भी वायरस है वो सारे मालवेयर हैं। ओब्वियसली वो मालवेयर, लेकिन जितने भी सारे मालवेयर है वो वायरस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मालवेयर में वॉर्म भी आता है, ट्रोजन भी आता है। ठीक है ना। लेकिन वायरस जितने भी टाइप्स आपके होंगे ओब्वियसली वो सारे मालवेयर ही है। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर करता क्या है? इसको बनाया गया है, इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर को, ताकि ये किसी के भी कंप्यूटर में घुस जाए और वहाँ पे छेड़खानी करे। ठीक है ना। तो उसका नाम रखा था मालवेयर। अब जो वायरस है ये तो एक मालवेयर ही है, ये भी एक मालवेयर ही है, लेकिन ये वाला मालवेयर क्या करता है, ये अपनी कॉपीज़ बना लेता है। यानी अगर ये पहले एक वायरस था, जब ये किसी दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है तो ये अपनी कॉपीज़ बना लेता है। यानी ये फिर दो बनते हैं, फिर ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ये दो बनाते हैं और ये भी अपने अपने दो बनाते हैं, ये भी अपने अपने दो बनाते हैं। तो जैसी जैसी टाइम होता जा रहा है तो बिल्कुल एक लार्ज नंबर बन जाते हैं वायरसेस की। ठीक है ना। तो ओब्वियसली ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में, शुरू में, जब आप आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में वायरस घुस जाता है तो ओब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। लेकिन जब आप उसके लिए एंटीवायरस नहीं लगाओगे तो और ऐसे ही चलाते रहोगे 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने या 1.5 महीने या 1 साल, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपका सिस्टम बिल्कुल क्रैश कर जाता है, जब आपका सिस्टम बिल्कुल बैठ जाता है, काम करना ही छोड़ देता है। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या कर रहा होता है, जितने बार भी आप उसको एग्जीक्यूट करते हो अपने प्रोग्राम्स को या अपने एप्लीकेशंस को लैपटॉप में, सिस्टम में, तो वो वायरस अपनी कॉपीज़ बना लेता है। यानी उसको ट्रिगर्ड मोमेंट बनता है, यानी उसके लिए एक ट्रिगरिंग इवेंट बन जाता है वो, जैसे कोई एप्लीकेशन आप खोल देते हो। ठीक है ना। तो वायरस जब जैसी कॉपीज़ बना लेता है तो जब वो लार्ज नंबर बन गए, ठीक है ना, जब वो लार्ज नंबर्स में वायरसेस उसमें डेवलप हो गए सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है एंड इन्फेक्ट यूर कंप्यूटर एंड फाइल्स। ठीक है ना। वायरस की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, पहले ही मैंने आपको बता दी। ठीक है ना। अ वायरस दैट डिलीट्स एंटीवायरस। अब वो वाला वायरस या वो वाला प्रोग्राम या वो वाला कोड जो आपकी एंटीवायरस को डिलीट करें। ठीक है ना। यहाँ पे वायरस की बात नहीं की गई है, एंटीवायरस की बात की गई है, जो आपके वैक्सीन को ही मिटा दें। उस प्रोग्राम को कहते हैं रेट्रोवायरस, उसको कहते हैं
रेट्रो वायरस, वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपके पास दो प्रकार के सॉफ्टवेयर्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, ठीक है ना। जिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जाके पहले वो लेक्चर्स देख लें, ठीक है ना, क्योंकि हम सीक्वेंस या सीरीज वाइज बना दें। अगर आप ये वाला पढ़ोगे, अगर आप पहले लेक्चर नहीं पढ़ोगे आपको दूसरा समझ नहीं आएगा। आप दूसरा नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल ऑर्डर वाइज बना के रखा है हमने। अब लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में स्प्रेड होता हो, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को अटैक करता हो, उन वायरसेस को कहते हैं हम मैक्रो वायरस, ठीक है ना। याद रख लीजिए, मैक्रो वायरस ऐसे वायरसेस है जो खाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में अटैक करते हैं, उनके फाइल्स को अटैक करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को अटैक करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। अब फर्स्ट जो बूट सेक्टर वायरस था, यहाँ पे बूट सेक्टर की बात अगर हम करें, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश करें। बूट सेक्टर मैंने आपको पहले ही भी बताया, सिस्टम वायरस का खाली ये काम होता है कि वो सिस्टम को चला लें, ठीक है ना, सिस्टम की फंक्शनैलिटी को चला लें। बूट सेक्टर में आता है जैसे बूटिंग करना। बूटिंग कैसे करते हैं? बायोस सॉफ्टवेयर से करते हैं, लिंकिंग लोडर सॉफ्टवेयर से करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है ना, जिनसे हम बूटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये बूटिंग सॉफ्टवेयर्स किस में होते हैं? बूट सेक्टर में ही होते हैं। अब जो बूट सेक्टर में पहला वायरस देखा गया था उसका नाम था सी ब्रेन। कहाँ पे देखा गया था? एक्चुअली दो ब्रदर्स ने बनाया था, ठीक है ना, तो 1986 में। और कहाँ पे? लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है ना, लाहौर पाकिस्तान में। फर्स्ट इंडियन वायरस, अब जो इंडिया का पहला वायरस था वो कौन सा था? हैप्पी बर्थडे जोशी, ठीक है ना। पैटर्न दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वायरस इज नोन एज वायरस सिग्नेचर। मैं आपको बता दूं कि अगर कोविड-19 किसी पर्सन में चला जाता है तो हमें पता कैसे चलता है कि इस कोविड-19 हो गया। या तो हम मशीन के ज़रिए, मतलब हॉस्टल्स में देखते हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पे देखते हैं इसका मतलब उसका फीवर चेक कर लेते हैं, ज़ुकाम खांसी, या वो सांस ले पाता है कि नहीं ले पाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल वो किसी न किसी तरीके से उस कोविड-19 को जांच करते हैं या पहचानते हैं क्या ये कोविड-19 है या कोई आम ज़ुकाम है या आम फीवर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे वायरस को पहचानने के लिए कोई पैटर्न होता है, ठीक है ना, उस पैटर्न को हम कहते हैं वायरस सिग्नेचर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ वायरस, वर्म एंड ट्रोजन के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन सारे मालवेयर ही है, मैंने आपको पहले भी बताया। और इनकी डेफिनेशन की बात अगर हम करें, बिल्कुल इनका डेफिनेशन सेम ही है, लेकिन फिर डिफरेंट क्यों है भाई? फिर डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इनकी फंक्शनैलिटी में आता है, ठीक है ना। इनकी डिफरेंस, इनकी कंपैरिजन फंक्शनैलिटी में आता है। जैसे वायरस की बात अगर हम करें, प्रोग्राम है, कोड है, ठीक है ना, जो अटैच अपने आप को किसके साथ चला ले, इन्हें अपने आप को अटैच कर लेता है, अपने आप को चढ़ा लेता है किसी एप्लीकेशन में और रन हो जाता है या चलता है फिर जैसे ही वो हम एप्लीकेशन को चला लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल वर्म भी वैसा ही है, ट्रोजन भी वैसा ही है, सेम, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे सेम सेम। अब फंक्शनैलिटी की बात अगर हम करें, यहाँ पे फंक्शनैलिटी की बात अगर हम करें, मॉडिफाई द प्रोग्राम फंक्शनैलिटी। अब जिसके साथ ये आया है, ठीक है ना, मान लो ये किसी आपने कोई किसी वेबसाइट पे या कोई मतलब MX प्लेयर डाउनलोड किया, ठीक है ना। अब उस MX प्लेयर के साथ ये आ जाता है, उस MX प्लेयर की प्रोग्रामिंग को मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है ना, उसकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है ना। अब वर्म क्या कर लेता है? ये तो मॉडिफाई नहीं करता है, लेकिन करता क्या है फिर? ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है ना। ये मॉडिफाई कर लेता है, ये वाला मॉडिफाई नहीं कर लेता, लेकिन रेप्लिकेट कर लेता है अपने आप को, बार बार रेप्लिकेट कर लेता है। जब बहुत सारे वर्म्स पैदा होते हैं तो ये इसको बिठाने के लिए कोई ना कोई मेमोरी चाहिए, इन वर्म्स को बिठाने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। ये किसकी जगह ले लेता है? कंप्यूटर के रैम की जगह ले लेता है या मेमोरी की जगह ले लेता है, ठीक है ना। जैसे ही इसने जगह ले ली तो जगह खाली नहीं होगी, मतलब वो भरी पड़ी होगी। तो ऑब्वियसली जब बहुत सारे जगह लेने के बाद आपका सिस्टम स्लोली काम करने लगता है, ठीक है ना, यानी आपका CPU एंगेज रहता है, ठीक है ना।
अब ट्रोजन की बात अगर हम करें, ना तो ये मॉडिफाई करता है ना तो ये रेप्लिकेट कर लेता है। बिल्कुल करता है क्या है, बिल्कुल एक मतलब जो ये कोड था, ना रेप्लिकेट करता है किसी चीज़ को, ना किसी चीज़ को मॉडिफाई कर लेता है। बिल्कुल आपका सिस्टम सेम चलता है। आप MX प्लेयर चलाओगे, कुछ भी चला लो, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। लेकिन ये छुपे रहता है। क्यों छुपे रहता है? ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप टाइप करोगे, जो आप उस सिस्टम में एक्सेस करोगे, ठीक है ना, वो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेता है। यानी सिंपली रिकॉर्डिंग द कीज़ यू एंटर्ड। जो भी आप लिखोगे, जो भी आप उस पर देखोगे, जो भी आप उस पर टाइप करोगे, जो भी आप अपने सिस्टम पे कुछ भी करोगे, सिंपली ये चुपचाप वहाँ पे उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है। अगर मैं आपको समझाने के लिए, या आप कंफ्यूज मत होना कि आप यानी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात हम करें, ठीक है ना, जैसे आजकल मतलब अगर आप किसी फ़ोन में मतलब वेब कैम का यूज़ किया, सॉरी मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे ट्रू स्पाई हो गया, ठीक है ना, वो वाले एप्लीकेशन क्या करते हैं, आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में चले जाते हैं। मान लो किसी दोस्त ने आपके फ़ोन में वो एंटर करवाया या इंस्टॉल करवाया, तो आपको पता भी नहीं चलता है क्या जो जो आप करते हो वो सारा किसमें, उसी में रिकॉर्ड होता है। और आपका जो जिसने आपको वो लगाया था, वो जो आपका हैकर होगा, उसको हैकर हम कह सकते हैं, तो वो क्या करता है, वो उन चीज़ों को देख पाता है, ठीक है ना। आप कौन सी मैसेज व्हाट्सएप पे टाइप करते हो, कौन सा टेक्स्ट मैसेज आप करते हो, या आपके फ़ोन डायरी में कौन कौन सा नंबर है, ठीक है ना, किस किस को कॉल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता है वो। तो उनको हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ट्रोजन की बात अगर हम करें, ये हैकर के लिए यूज़ किया जाता है। आपको और आपके और मेरे फ़ोन में क्या ही होगा, लेकिन जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि अगर ट्रोजन उसमें चला गया, हैकर ने ट्रोजन लगा दिया, तो जो भी वो करेंगे तो ट्रोजन्स को अपने आप, यानी हैकर्स को अपने आप पता चलता है, ठीक है ना। बिल्कुल एक जासूस की तरह ये काम करते हैं। कंप्यूटर की सिक्योरिटी की बात अगर हम करें, मैं यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये हम अगले लेक्चर्स में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। इसके लिए अलग सा टॉपिक होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? बिल्कुल एक सिक्योरिटी की तरह मान लो, एक फायरवॉल की तरह मान लो आप, ठीक है ना। यानी वो वाली सिक्योरिटी जो आपके कंप्यूटर्स को बचाती है हार्डवेयर से, सॉरी वायरस से, ठीक है, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन कोई लीक ना करे। यानी इट्स आल्सो कॉल्ड ए साइबर सिक्योरिटी इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोटेक्ट कर लेता है फ्रॉम थेफ्ट, किसी चोर से, और डैमेज टू द हार्डवेयर, और हार्डवेयर भी उस डैमेज ना हो, द सॉफ्टवेयर एंड द इंफॉर्मेशन ऑन देम एज वेल एज फ्रॉम डिसरप्शन ऑफ ए सर्विस दे प्रोवाइड। सिक्योरिटी किस इशू के बिना पे होती है? प्राइवेसी के बिना पे होती है, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी। ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे समझाने बैठ गया तो हो सकता है हमारा जो वीडियो होगा वो लंबा चला जाएगा। और सिक्योरिटी में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं? जैसे 90-10 रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है ना। अब वायरस की बात अगर हम करें, वायरस एक प्रोग्राम, ये मैंने आपको पहले ही बताया, जो एक प्रोग्रामर बना लेता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली इसको प्रोग्रामर हम नहीं कह सकते, इसको हम हैकर भी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामर, देखो ये इस प्रोग्रामर का मकसद क्या होता है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है ना। इसका मकसद अच्छा नहीं होता है, यानी बैड इंटेंशन होता है इसका। इट्स कॉल्ड एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। इसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम भी हम कह सकते हैं, जिसका मकसद होता है बैड इंटेंशन, यानी किसी ख़राब काम के लिए यूज़ करना, विदाउट परमिशन ऑफ यूज़र के परमिशन के बिना, टू डैमेज द सिस्टम, एक सिस्टम को डैमेज करने के लिए। वायरस एक मालवेयर का ही टाइप है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर इसकी वर्किंग प्रोसेस की बात अगर हम करें, वायरस अटैच्ड विद अनदर प्रोग्राम, ए प्रोग्राम या ए वायरस, ये भी तो प्रोग्राम ही है, जब भी अटैच होता है किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, जो मतलब अच्छे यूज़ के लिए किया जाता हो। जैसे आपका प्रोग्राम मान लो कोई एप्लीकेशन है, ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे VLC प्लेयर, ठीक है ना, वो अच्छे के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, उसका इंटेंशन गुड होता है। और उसके साथ एक और प्रोग्राम आ जाता है जिसका नाम वायरस है, वो भी तो प्रोग्राम है, लेकिन उसका इंटेंशन गलत है, ठीक है ना। जब ये वाला प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आता है, एंड वंस इट इज़ इन आवर सिस्टम एंड वी एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम, जब जैसे ही हम अपने सिस्टम को जैसे हम अपने VLC प्लेयर को चलाते हैं, वो दरअसल हम उस वायरस को भी चला लेते हैं, ठीक है ना। द वायरस रेप्लिकेट इटसेल्फ, तो उसके बाद ये क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है ना, अपने आप की मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है। व्हेन हैज़ अटैच्ड इटसेल्फ टू द कंप्यूटर थ्रू एन इन्फेक्टेड
प्रोग्राम, यानी अपने आप को मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है जब ये अटैच होता है किसी प्रोग्राम के साथ, ठीक है ना। वंस द वायरस इज़ इन आवर सिस्टम, जैसे ये वायरस हमारे सिस्टम में घुस जाता है, इट देन स्टार्टेड मेकिंग कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ ऑन आवर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर्स में धीरे धीरे अपनी कॉपीज़ बना लेता है। सो यू कैन इमेजिन, आप लोगों को मगर अगर आप इमेजिन करोगे, वंस इट रेप्लिकेट्स, जैसे ये रेप्लिकेट करेगा यानी दिन ब दिन, मैंने आपको पहले ही बताया 1 साल के बाद अगर आप वायरस को आप एंटीवायरस का यूज़ नहीं करोगे तो 1 साल के बाद आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ठीक है ना। 1 साल मत ले लो, कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। सो यू कैन इमेजिन वंस इट रेप्लिकेट इट मस्ट नीड स्पेस, ठीक है ना। यानी जैसे ये रेप्लिकेट करेगा ऑब्वियसली बहुत सारे कॉपीज़ जब बनेंगे तो उनको रखने के लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए। तो वायरस क्या कर लेता है, ये आपकी हार्ड डिस्क पे कब्जा कर लेता है, ठीक है ना, यानी उसकी स्पेस ले लेता है, ठीक है ना। जिस हार्ड डिस्क में हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स रहने चाहिए जो हमने बचा के रखे ताकि इसमें कोई अच्छा सा मटेरियल रख लें, ठीक है ना, तो वो वाला स्पेस कौन लेता है, पहले से ही वायरस, और हमें पता भी नहीं चलता है। एंड दैट मेक्स आवर पीसी सिस्टम स्लो एंड मेक्स इट हैंग और क्रैश। और हमारा जो जैसे फ़ोन का ले लो, आपका फ़ोन हैंग होता है तो फिर फ़ोन हैंग होने लगता है या सिस्टम हैंग होने लगता है और काम स्लो तरीके से करने लगता है। वायरस फेज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे इतना मतलब डीप एग्जामिनर तो नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल है। वायरस फेज़ ऑफ साइकिल, इसमें बहुत सारे मतलब अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो 5-10 लेक्चर इसी में चले जाएंगे। वायरस फेज़ ऑफ, बस आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, अगर वायरस हो सकता है क्वेश्चन पूछ जाए कि क्या वायरस फेज़ ऑफ साइकिल, क्या उसमें डॉर्मेंट फेज़ उसका साइकिल है। और अगर मैं आपको बता दूं, इसका पहला फेज़ डॉर्मेंट फेज़ कहते हैं हम, दूसरा फेज़ प्रोपागेशन, तीसरा ट्रिगर्ड फेज़ एंड चौथा जो है वो है एग्जीक्यूशन फेज़, ठीक है ना। बस आप याद रख लीजिए, डॉर्मेंट फेज़ से निकल कर प्रोपगेशन फेज़, जैसे इसका प्रोपगेशन फेज़ आता है, फिर ट्रिगरिंग फेज़, फिर एग्जीक्यूशन फेज़। मैं आपको बता दूं कि डॉर्मेंट फेज़ बिल्कुल एक इनोसेंट फेज़ है, ठीक है ना, यानी वायरस जब अकेला होता है, जब ये किसी के साथ होता ही नहीं है तो इसका ये डॉर्मेंट फेज़ होता है। जैसे ही किसी के साथ चला जाता है तो कोई चाहिए इसको चलाने के लिए ताकि किसी दूसरे में इन्फेक्ट करने के लिए, तो वो प्रोपगेशन, और फिर उस चीज़ को ट्रिगर करने ने इसको भड़काने के लिए कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर मैं उस एप्लीकेशन को ओपन ही नहीं करूँगा तो वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं उसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो इसको ट्रिगरिंग मिलती है, यानी इसको कोई बहाना मिलता है यानी चलने के लिए। तो ट्रिगरिंग के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी हम चलता है, यानी एग्जीक्यूट एक डेंजरस फेज़ है इसका। फेमस वायरस की बात अगर हम करें, जो फर्स्ट वायरस था, फर्स्ट एक्चुअल वायरस जो था वो था क्रीपर, 1970, मैंने आपको पहले ही बताया, डिटेक्टेड ऑन ARPANET, सही। इट डिस्प्लेज अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, ये क्या डिस्प्ले करता है मैसेज पे, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन। फर्स्ट एक्चुअल पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था, एलेक क्लोनर। ये किसको इफेक्ट करता था, मैंने वहाँ पे नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। इफेक्ट कर लेता था ये एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रू ए फ्लॉपी डिस्क एंड डिस्प्लेज द शॉर्ट पॉइंट सॉरी, यानी फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए ने एक्चुअली में फ्लॉपी डिस्क का स्पेस वहाँ पे ले लेता है, ठीक है ना। ये इफेक्ट करता था एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम को, और डिस्प्ले को क्या कर लेता था, जैसे वो डिस्प्ले मैसेज कर लेता था आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन, यहाँ पे डिस्प्ले होता था एज ए पॉइम, ठीक है ना। फर्स्ट वायरस जो माइक्रोसॉफ्ट को हिट करता है वो कौन सा था, ब्रेन, 1986। अब जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस था वो था MY धूम, जनवरी 2004। मोस्ट स्प्रेडिंग एंड फास्ट स्प्रेडिंग वायरस जो था, मोस्ट वाइड स्प्रेड, और जो फास्ट वाइड स्प्रेडिंग था वो था आई लव यू, और उसको पॉपुलरली हम क्या कहते थे, लव लेटर, ठीक है ना, इसको हम लव लेटर भी कहते थे 2000। अब वायरस की इफ़ेक्ट अगर हम देख लें, ठीक है ना, अब जब वायरस आपके सिस्टम में चला गया तो ये क्या करता है, आपको कैसे पता चलता है कि आपका वायरस आपके सिस्टम में घुस गया है। आपकी फाइल्स अपने आप डिलीट होने लगेंगी, ठीक है ना, आप जो एप्लीकेशन चला रहे हो वो अपने आप बंद हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, या आपका जो बूट सेक्टर है, हार्ड डिस्क है, वो हार्म होने लग जाएगा। सॉरी, मतलब इफ़ेक्ट का मतलब है कि क्या क्या हो जाएगा इससे, ठीक है ना, मतलब जब ये वायरस चला गया तो क्या क्या हो जाएगा इससे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोरस क्या है इसका, सोरस हम अलग पढ़ेंगे कि सोरस ऑफ वायरस आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें वायरस आ गया है, ठीक है ना। आपका जो स्पीकर है वो बीप करने लगेगा, ठीक है ना, आपका जो सिस्टम का स्पीकर है वो पीरियडिकली बीप करने लगेगा, ठीक है ना। आपका जो सिस्टम है यानी आपका जो बूटिंग सेक्टर है
या आपका जो ऑन और ऑन ऑफ सिस्टम है वो अपने आप हो जाएगा, यानी आपका लैपटॉप जैसे ही आप ऑन करोगे थोड़ी देर बाद वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, या आपका फ़ोन थोड़ी देर अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये हो क्या रहा है। तो वहाँ से ही आप समझ लीजिए कि इसमें वायरस घुस चुका है, ठीक है ना। यानी ये एक अलार्मिंग मोमेंट्स है जिससे आपको पता चलता है कि वायरस कैसे घुसा है। पहले मैंने आपको बताया स्पीकर आपका जो है सिस्टम का वो बीप करने लगेगा, ठीक है ना। स्पीकर बीप, आपका जो स्पीकर है वो बीप करने लगेगा, आवाज़ करने लगेगा पीरियडिकली, ठीक है ना। और क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे फैक्टर्स है जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो ये सिस्टम है उसमें वायरस घुस चुका है। अब वायरस जब आ गया है तो ये क्या क्या करेगा, इसके नुकसान क्या है। एग्जिस्टिंग फाइल्स को डिलीट करेगा, ठीक है ना। रनिंग एप्लीकेशन को करप्ट कर लेगा, आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको हार्म कर लेगा, और जो आपकी फाइल्स है अगर कोई फ़ाइल है उसको रेप्लिकेट करेगा, 5-6 फाइल्स बनने लगेंगे। एक्चुअली वो वाले फाइल जो होते हैं वो वायरस की फाइल्स होते हैं जो आप वो उसके अपनी कॉपीज़ बना लेता है। आपका जो सीपीयू वो एंगेज रहेगा, ठीक है ना, वो जल्दी से काम ही नहीं करेगा। सोर्स ऑफ वायरस ये अभी आता कैसे है, मैंने आपको पहले ही बताया। आपको डिटेक्ट कैसे करोगे आप, मतलब ऐसे ही मतलब अंदाजे से कैसे बता दोगे कि आपके सिस्टम में वायरस हो गया। वैसे मैंने आपको बताया कि आपका स्पीकर काम नहीं करेगा, आपका फ़ोन अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप ऑन हो जाएगा। अब जब ये आ ही गया है तो क्या नुकसान करेगा वो मैंने आपको पढ़ाया। अब ये आता कैसे है, सोर्स क्या है इसका, मतलब आता कहाँ से है। या तो एक्सटर्नल डिवाइस जैसे यूएसबी आप किसी से ले लोगे, किसी दोस्त से जो पहले से ही इफेक्टेड हो, या यूएसबी या पेन ड्राइव हो गया है आपका, ठीक है ना, या हार्ड डिस्क होगी आपकी, ठीक है ना, या ईमेल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, या डाटा ट्रांसफ़र, मूवीज़ जैसे होगी, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स हो गए जैसे, ठीक है ना। तो ये सारे सोर्सेज इसी के हैं। अब मालवेयर की बात करें, मैंने आपको मालवेयर बता दिया है पहले, इसको बैडवेयर भी हम कहते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वायरस की बात अगर हम करें, फाइल वायरस और पैरासाइटिक वायरस। फाइल वायरस जो है, जो बहुत जितने भी सारे मतलब मैक्सिमम वायरस जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, इसी फाइल वायरस में आते हैं या पैरासाइटिक वायरस में आते हैं। देखिए बहुत टाइप्स है वायरस के, जैसे मैं आपको बता दूं कि म्यूटेटिंग वायरस एक टाइप है इसका। मतलब अगर टाइप पढ़ने बैठे तो बहुत सारे टाइप्स है इसके। अब मैंने वो वाले टाइप्स यहाँ पे पढ़ाए हैं जो मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको कह दूं कि जो बहुत सारे एग्जाम्स में आ गए हैं या जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। वरना बहुत सारे टाइप्स है, जैसे म्यूटेटिंग वायरस हो गया, ठीक है ना, रेप्लिकेटिंग वायरस हो गया, ठीक है ना। तो इतने बहुत सारे वायरस हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा पढ़े कौन ना पढ़े। तो फाइल वायरस और पैरासाइटिक वायरस की अगर हम बात करें, ये वो वाले वायरस है, बहुत सारे वायरस इसी कैटेगरी में आते हैं, वो वाले वायरस है जो फाइल के साथ आ जाते हैं जैसी वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है ना। बूट सेक्टर वायरस की अगर हम बात करें, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है ना। ये वाले इंपॉर्टेंट है, एक तो बूट सेक्टर वायरस इंपॉर्टेंट है, एक माइक्रो वायरस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और एक वर्म्स एंड ट्रोजन्स, ठीक है ना। यहाँ पे वायरस में बूट सेक्टर वायरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बूट सेक्टर वायरस मैंने आपको पहले ही बताया बूट सेक्टर में इफेक्ट करता है। अब ये कैसे इफेक्ट करता है बूट सेक्टर में, मैं आपको बता दूं। आपने हार्ड डिस्क में देखा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे कि इसमें ट्रैक्स लगे होते हैं और उन ट्रैक्स को डिवाइड कर लेता है एक सेक्टर, ठीक है ना। मान लो ये बहुत सारे सेक्टर से इसका पहला वाला सेक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इसका पहला सेक्टर है, सपोज कर लो ये पहला सेक्टर है। सपोज कर लो अब ये आपका पहला सेक्टर है। अब जो ये पहला सेक्टर है हार्ड डिस्क का, इसको इस पहले वाले सेक्टर को हम कहते हैं MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब इस पहले वाले सेक्टर को हम कहते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया कि वायरस किसी मेमोरी में चला जाता है ताकि अपनी कॉपीज़ बना ले, तो ये पहले इसी पहले वाले सेक्टर में चला जाता है, यानी उस मेमोरी के हार्ड डिस्क के पहले वाले सेक्टर में चला जाता है। उस पहले वाले सेक्टर को हम कहते हैं MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो जैसे ही वो उसमें चला जाता है तो विच मीन्स इट विल लोड बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बूट सेक्टर का क्या काम है, ओब्वियसली इस बूट सेक्टर में बायोस भी रहता है, इसमें वो बहुत सारे जैसे लिंकर या लोडर यानी लोडिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है ना। यानी ये सॉफ्टवेयर्स का काम होता है कि आपके सिस्टम को ऑन करना यानी बूट करना।
तो अब क्या होगा, जैसे ये वायरस इसमें चला गया, ये बूट आपका सिस्टम नहीं होगा, तो क्या होगा, वो मतलब सिस्टम ऑन होने के बजाय ये खुद अपने आप लोड हो जाता है, ठीक है ना। यानी उस ऑपरेटिंग सिस्टम में यही लोड होता है, ठीक है ना। या आपको स्क्रीन फ्लिक कर दिखेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम बीप करने लगता है, आपका सिस्टम फ्लिकर होता है, ठीक है ना, आपका सिस्टम फ्लिकर भी होता है। तो बूट प्रोग्राम लोड करने के बजाय ये अपने आप लोड हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। कैसे? फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए या हार्ड डिस्क के ज़रिए। प्रेजेंट का होता है MBR में होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड में होता है, जो फर्स्ट सेक्टर है हार्ड डिस्क का, एंड स्टॉप्स द बूटिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फिर करता क्या है, चलो ये अपने आप ही लोड होता है, यानी उन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स है उनको लोड करने के बजाय या उनको बूट करने के बजाय, ऑन करने के बजाय ये खुद ही ऑन हो जाता है, खुद ही लोड होता है। तो फिर ये करता क्या है, तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम जो है वो ऑन ही नहीं होगा। जैसे ही आप अपने लैपटॉप खोलोगे घर में, आप उसका पावर बटन जैसे ही दबा दोगे तो वो ऑन ही नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा शायद आपकी बैटरी ख़राब है, ठीक है ना, लेकिन दरअसल आपको ये नहीं पता है कि इसमें वायरस घुस चुका है, ठीक है ना। या आप चला ही रहे हो या अपना सिस्टम ऑन ही कर रहे हो तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्रो वायरस की बात अगर हम करें या डॉक्यूमेंट वायरस की, मैंने आपको पहले ही बताया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में घुस जाता है, ठीक है ना। जैसे वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेल हो गया। इन्हें मैक्रो प्रोग्राम्स जो भी आपके कंप्यूटर्स में, आपको बता दूं कि मैक्रो प्रोग्राम्स जितने भी आपके कंप्यूटर्स में मैक्रो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, यानी उनमें सेटअप कमांड्स होता है। ऑब्वियसली जैसे वो चलते हैं, जितनी बार वो चलते हैं, एवरी टाइम जब वो चलते हैं, ये मैक्रो वायरस भी उसी के साथ चलता है। आप दिन में 5 बार मैक्रो वायरसेस चलाओगे, मैक्रो प्रोग्राम्स चलाओगे, तो आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो वायरस है मैक्रो वायरस, ये भी 5 बार ही चलेगा। सो दिस टाइप ऑफ वायरस अफेक्ट्स अ प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये एक प्रोग्राम को इफेक्ट करता है, एक एप्लीकेशन को इफेक्ट कर ले, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को कर लेता है, सॉफ्टवेयर्स या मैक्रो प्रोग्रामिंग फीचर्स को ये इफेक्ट कर लेता है। टू इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी उनमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इफेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। मल्टीपार्टाइड वायरस क्या है, ये स्प्रेड इन्फेक्ट इन मल्टीपल वेज, यानी या ये कभी बूट सेक्टर में भी होगा या कभी डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स में भी कर लेगा। यहाँ पे बूट सेक्टर में ही ये खाली घुस जाता है, ये एप्लीकेशंस में घुस जाता है, ठीक है ना। यहाँ या तो यूँ करें, कहें ये सिस्टम एप्लीकेशंस में घुस जाता है, ठीक है ना। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में बूट सेक्टर वायरस सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डैमेज कर लेता है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डैमेज कर लेता है। तो अब जो उनमें सारा जो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में जितने फाइल्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनको ये डैमेज कर लेता है। लेकिन ये क्या करता है, दोनों सिस्टम प्लस एप्लीकेशन दोनों को ये डैमेज कर लेता है। अब वार्म की बात अगर हम करें, वार्म्स आर लाइक वायरसेस, दे डू द सेम डैमेज दैट वायरसेस डू। जैसे वायरस डैमेज कर लेता है, बिल्कुल ये वैसे ही डैमेज कर लेता है। दे आल्सो रेप्लिकेट देमसेल्व्स, अपने आप की कॉपीज़ बना लेता है। इट अटैक्स द रैम एंड स्लो द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। मैंने आपको बताया रैम को कैसे अटैक कर लेता है, उस वहाँ पे कॉपीज़ बनाने के बाद उसकी जगह कम पड़ जाती है और सिस्टम आपका हैंग होने लगता है। इट्स अ स्टैंड अलोन मालवेयर, ये ऐसा मालवेयर है दैट इट डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू एनी होस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वायरस जो है एक तो कॉपीज़ बना लेता है, कॉपीज़ बनाने के बाद लेकिन इसको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको पहले बताया ये आपका एक सिस्टम है, यहाँ पहुँचाने के लिए, इसको दूसरे सिस्टम में पहुँचाने के लिए पेन ड्राइव का यूज़ करेगा या क्या करेगा, या USB केबल का यूज़ करेगा, यानी कोई ना कोई होस्ट तो चाहिए ही। या इसमें मूवी आपने इस वाले में डाल दी, किसके ज़रिए, पेन ड्राइव के ज़रिए, तो कोई ना कोई इसको होस्ट चाहिए चलाने के लिए। या आपने यहाँ पे फाइल निकाल के इस वाली फ़ाइल में लगा दी, ये इस फाइल में अटैच हो जाएगा, सीधा चलाया जाएगा इसमें, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करता है, वार्म क्या करता है, आपका एक ही सिस्टम है, आप इसको ना पेन ड्राइव लगा लो, कुछ भी कनेक्शन आप इसके साथ ना लगा लो, फिर भी इसमें वायरस चला जाएगा। कैसे? नेटवर्क के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है ना। तो यही कहता है ये, इट डज़ नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू एनी होस्ट या एग्जीक्यूटेबल फाइल, इट ऑन इट्स ओन एक्टिवली ट्रांसमिट इटसेल्फ थ्रू ए नेटवर्क एंड इन्फेक्ट्स कंप्यूटर। यानी नेटवर्क के ज़रिए, ये वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये एक नेटवर्क के ज़रिए ट्रांसमिट होता है, इसमें होस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
For virus infection to happen, a user has to actually run the virus infected program. Only then will the virus program runs to but worms spread by themselves. अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि वायरस एक तो होस्ट की ज़रूरत है, यानी कोई चला यानी कोई गाड़ी की ज़रूरत है किसी दूसरी जगह पहुंचने के लिए। अब जब ये वहाँ पे पहुंच गया तो उस फाइल को ओपन करने के लिए, जैसे ही मैंने आपको पहले बताया, जब वो फाइल आप ओपन करोगे तभी ये वायरस भी ओपन हो जाएगा, काम करना शुरू करेगा, ठीक है ना। आप VLC प्लेयर को ओपन करोगे तभी ये वायरस वो मैंने अपना काम करेगा, यानी रेप्लिकेशन करेगा तभी, ठीक है ना। अगर आप उस फाइल को ओपन नहीं करोगे तो ये बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा, वहीं पे रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वर्म्स क्या करते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत जालिम होते हैं। ये एक तो मतलब होस्ट की कदर ही नहीं है, इसको होस्ट नहीं चाहिए, इसको इंटरनेट के ज़रिए अपने आप आ जाता है। अब आप उस फाइल को चला लो या ना चला लो, या अपना सिस्टम आप 1 साल के लिए बंद रख लो, ये तब भी अपनी कॉपीज़ बना लेता है, ठीक है ना। इसको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप चला लो या प्रोग्राम को चला लो या ना चला लो, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये अपने आप की अपनी कॉपीज़ खुद या स्प्रेड ये अपने आप हो जाता है, ठीक है ना, अपने आप फैल जाता है कॉपीज़ बना के, ठीक है ना। अब ट्रोजन की बात अगर हम करें, ट्रोजन भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, आई होप, विच रन विदाउट द नॉलेज ऑफ यूज़र। मैंने आपको पहले ही बताया, ना तो ये वॉर्म की तरह काम करता है, ना तो ये वायरस की तरह, इन्हें ना मॉडिफाई कर लेता है, ना तो ये रेप्लिकेट कर लेता है। फिर करता क्या है, बिल्कुल छुपे रहता है, हिडन इन्फॉर्मेशन की तरह रहता है ऑफ यूज़र टू गैदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द हाइड विदाउट स्प्रेड। मैं आपको बता दूं कि अगर यानी बहुत सारी जितने बड़े बड़ी कंपनीज़ है वो टेंडर्स निकालती हैं, ठीक है ना। अब उन टेंडर्स में वो रख लेती है, मान लो एक कंपनी ने टेंडर रख लिया है कि 5000, ठीक है ना, 5000 पर मीटर, ठीक है ना। अब जो वो हैकर है, ठीक है ना, वो जब इसमें ट्रोजन डालेगा तो उसको पता चलता है कि इसने 5000 डाल दी, तो ओब्वियसली वो 4000 इससे नीचे ही डाल देगा, तो वो टेंडर किसके नाम हो जाएगी, इसी कंपनी के नाम हो जाएगी। यानी मान लो इनका अपना हैकर है, तो ये इस कंपनी की इंफॉर्मेशन को लीक करेगा थ्रू ट्रोजन हॉर्स के ज़रिए, और ये फिर इसकी बिट इसके नीचे लगा लेगा, तो ये टेंडर इनके नाम हो जाएगी, ठीक है ना, तो कंपनी डूब जाएगी इनकी। तो ये ट्रोजन्स बहुत ख़तरनाक होते हैं, ठीक है ना, एक जासूस की तरह ये काम कर लेते हैं। तो इट इज़ रन अनडिटेक्टेड। अब ये चलता कैसे, जब आपके ये फ़ोन में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अनडिटेक्टेड होता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलता है। अब आप उसको बंद करना चाहते, मान लो अगर आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर अभी चल रहा है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर ये नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है ना, आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, 4 मिनट्स हो गए इसके या 5 मिनट्स, तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल आपको लग रहा है कि शायद सब कुछ ठीक है, ठीक है ना, तो अनडिटेक्टेड चलता है। और व्हेन द सिस्टम इज शट डाउन, और आपका सिस्टम जब शट डाउन होता है, अब ये करता क्या है, अब इसका काम क्या है, या तो ये एनक्रिप्ट करेगा, या किसी कोड को, एनक्रिप्ट का मतलब है लॉक लगाना, ठीक है ना, या जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपके फाइल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम एनक्रिप्टेड कहते हैं, ठीक है ना, एनक्रिप्टेड फाइल्स कहते हैं। यानी पासवर्ड तोड़ेगा या पासवर्ड बना लेगा अपने आप फाइल्स में, ठीक है ना, या डॉक्यूमेंट्स में, या उनको और उसके बाद ट्रांसमिट कर लेगा उनको कहाँ तक, जिस बंदे को वो चाहिए। ट्रोजन्स कैन आल्सो कॉल्ड एज स्पाई वायर्स, ये जैसे मैंने आपको बताया स्पाई वायर्स, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है ना, स्पाई वायर्स जैसे मैंने आपको बताया, और फिशिंग स्कैम्स, ठीक है ना, फिशिंग स्कैम्स हो गया, या लॉजिक बॉम्ब हो गया, ठीक है ना, लॉजिक बॉम्ब हो गया, या DOS डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, ये पॉइंट्स उसमें स्पाई वायर्स भी आ जाता है, ठीक है ना, स्पाई वायर्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। स्पाई वायर्स एक जासूस की तरह होता है, बट इट इज़ नॉट ए वायरस, ये एक वायरस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं होता है, ये अपने आप को स्प्रेड नहीं करवाता है, ये अपने आप की कॉपीज़ नहीं बना लेता है, बल्कि एक जगह रहता है, चुपचाप रहता है, अनडिटेक्टेड रहता है, और जो भी आप टाइप करते हो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, सिंपली ये रिकॉर्डिंग कर लेता है, ठीक है ना। रूट किट की बात अगर हम करें, अब ये रिकॉर्डिंग अनडिटेक्टेड, इसको हिडन फ्रॉम डिटेक्शन, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे भी कोई अच्छा प्रोग्रामर है, उसको वो आराम से डिटेक्ट कर सकता था इसको यानी अनडिटेक्टेड रखने के लिए, इसको हिडन रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सेटिंग्स को मॉडिफाई करना ज़रूरी है। तो वो मॉडिफाई कौन करता है, उसको कहते हैं हम रूट किट, ठीक है ना। अब एग्जांपल अगर हम वायरस की ले फ्राइडे 13, मंकी, रैन ड्रॉप, मिलिशिया, लव यू, सी ब्रांच, ठीक है ना, ये सारे वायरसेस के टाइप से हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि
क्या मंकी वायरस है कि नहीं, क्या मंकी भी एक वायरस का टाइप है कि नहीं। हाँ, ऑब्वियसली मंकी भी एक वायरस का टाइप है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मतलब हज़ारों इसमें टाइप्स आए जाएंगे, ठीक है ना। अब हर एक को पढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट हमें लगता है वो हम पढ़ाते हैं। एंटीवायरस की बात अगर हम करें तो यहाँ पे मैंने आपको एंटीवायरस में उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि एंटीवायरस मतलब मैं आपको बता दूँ एक वैक्सीन है, ठीक है ना। अब जब हमारा सिस्टम में ये वायरस तो आ ही गया है, ठीक है ना, उसके लिए सोल्यूशन, उसके लिए कोई दवाई चाहिए, उसको हम कहते हैं एंटीवायरस, यानी जो वायरस के प्रोग्राम को तोड़ देता है, ये भी एक प्रोग्राम ही होता है। अब आजकल के लेटेस्ट वायरस अगर आप देखोगे, जैसे अवास्ट हो गया, ठीक है ना, अवास्ट हो गया, या नॉर्टन हो गया, ठीक है ना, या एवीजी हो गया, यानी बहुत सारे हैं यार, हज़ारों हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है ना, जो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा कि आपको हर एक मतलब जैसे क्या मैं बताऊँ, 1000 से ज़्यादा एंटीवायरसेस भरे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन हर एक का बताना या आप लोगों का हर एक को याद रखना बिल्कुल हैक्टिक है, ठीक है ना। उसको स्मार्ट वर्क नहीं, हार्ड वर्क कहेंगे फिर हम, ठीक है ना। तो एंटीवायरस में आप एक चीज़ याद रख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, ठीक है ना, मान लो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, वो क्या करते हैं, वो आपसे अब पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कौन सा एंटीवायरस सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। तो आपको कैसे पता चलेगा, ओब्वियसली आप उस वहाँ पे देखोगे नहीं, उसका कीमत नहीं देखोगे, ठीक है ना। अब ये याद रख लीजिए, जो एंटीवायरस आपकी रैम कम ले लेगा, ओब्वियसली ये एंटीवायरस कोई ना कोई स्पेस तो ले ही लेगा, जो रैम कम ले लेगा, जो जगह कम ले लेगा, वो वाला वायरस बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा वायरस और एंटीवायरस के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि अब मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको सिक्योरिटी या जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स है या सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, वो चीज़ें पढ़ा लेना, ठीक है ना, वो बिल्कुल हैक्टिक हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है ना। तो आई होप कि अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे अबाउट सिक्योरिटी में, या जो हमारा इतना बचता नहीं है, अब MS DOS बचता है, ठीक है ना, MS ऑफिस बचता है, ठीक है ना। धीरे धीरे करके हम आराम से इन चीज़ों को कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। और हमारा एग्ज़ाम भी मतलब हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपका जब एग्ज़ाम आ जाएगा उससे 2 महीने पहले ही हम इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें, और साथ में उसके बाद हम एक सीरीज़ रखेंगे MCQs का, ठीक है ना। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।